बच्चों, आज हम क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर सेकंड लेक्चर सेकंड की बात करने जा रहे हैं। जैसे कि इसके पहले हम बात कर चुके हैं कि आपका सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में बात किए थे हम, और उसमें हमने कुछ बताया था बेनिफिट ऑफ एसआई सिस्टम, मेजरमेंट है क्या, और आपके मेजरमेंट जब करते हैं कैसे कर लेते हैं, उसका आपका जो क्वांटिटी मिलती है उसके बारे में हमने बात किया था। तो उसका जो एसआई सिस्टम की बातें आई थी तो उसमें बेनिफिट ऑफ एसआई सिस्टम देखा था कि एसआई सिस्टम के हमें फ़ायदे क्या क्या मिले। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, तो आज हम बात करेंगे उसी पर ही कि हमने ये देखा था कि जैसे कि आपका जो सिस्टम होता है यूनिट मेजरमेंट की बात करते हैं हम कि जो इसका फ़ायदा होता है कि हम कैसे ही किसी चीज़ को हम मापते हैं या तौलते हैं कि वो एक ऐसा ट्रेडिशन बन जाए जो पूरे ऑल वर्ल्ड में एक ही यूनिट एक ही मेजरमेंट से हम पूरे ऑल वर्ल्ड को ही क्या करते हैं उस पर निर्भर हो, और उसी चीज़ें से हम सभी यूनिट को हम सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं तौलते या मापते रहें। और वो क्या होगा उससे, जिससे कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कन्वर्सेशन करने में काफ़ी हेल्पफुल हो। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं या कोई चीज़ दूरी का नापते हैं या किसी चीज़ का द्रव्यमान लेते हैं, तो जैसे कि कह सकते हैं उसके लिए एक ऐसा यूनिट ईजाद किया गया कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं उसको नापने के लिए जो पूरे वर्ल्ड को प्रचलित में हो, पूरा वर्ल्ड उस पर ही कार्य करे, उसी लेंथ पर, उसी मास पर, उसी टाइम पर, उसी इलेक्ट्रिक करंट के लिए उसी टेम्परेचर पर, उसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर, उसी ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर। तो जो ये बातें आती हैं जो इस साइज सिस्टम का, तो उसे आपके साइज सिस्टम में जब लाया गया यूनिट को, आपकी क्वांटिटी को, तो क्वांटिटी को हम क्या करते हैं दो तरीके से डिफाइन किया गया कि अगर क्वांटिटी जब बात होती है तो क्वांटिटी को क्या करते हैं हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर एक था आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियाँ, दूसरी थी आपकी डेराइव क्वांटिटी जिसे हम कह सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक। दो चीज़ें मात्रक के रूप में आए, एक मूल मात्रक के रूप में आए, एक आपके व्युत्पन्न मात्रक के रूप में आए। तो मूल मात्रक जो होते थे, तो मूल मात्रक हम कह सकते हैं आपके रूप में जो बने एसआई सिस्टम जब आया गया, फ्रांस में इसका बॉडी बनाई गई, हेड ऑफिस बनाया गया, एक बॉडी के रूप में इसका निर्माण किया गया, जो वहाँ पर 7 सिस्टम के बारे में बताए गए आपके एसआई सिस्टम में लाए गए। बाद में 2 और ऐड किया गया जिसमें देखा गया कि ये चीज़ें क्या होती किसी पर निर्भर नहीं हैं। तो हम पढ़े थे उसमें कि अगर कोई भी चीज़ें ऐसी क्वांटिटी जिस पर हम क्या कर सकते हैं कि किसी चीज़ पर निर्भर ना हो, किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, जैसे आपकी ये बॉडी लेंथ है, लेंथ हम कह सकते हैं ये कितनी है आपकी 1 इंच या 2 इंच होगी, तो हम जानते हैं इसकी लेंथ इस बॉडी की जो ये वस्तु है चौक है जिसे, इसका हम क्या कर सकते हैं लंबाई भी होगी। तो ये लंबाई क्या होगी, हम लंबाई को केवल क्या कर सकते हैं इसके हम डिफाइन कर सकते हैं केवल इसके लेंथ से ही हम कह सकते हैं कि ये मीटर में इतना मीटर होगा या इतना सेंटीमीटर होगा या इतना इंच होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसके अलावा इससे हम किसी दूसरे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या कह सकते हैं हम, ये व्युत्पन्न मात्रक है, या व्युत्पन्न मात्रक नहीं सॉरी, तो हम कह सकते हैं इसे हम ये मूल मात्रक के रूप में है या फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे लेंथ आपकी हो गई, तो लेंथ में अलावा जैसे हमने देखा एक चाकू लिया, थोड़ा इससे क्या है लंबी है, तो ये क्या होगी, ये वजन है, ये कुछ क्या होगी कम वजन होगी। या कहा जाए एक और भी लिया जाए, कोई एक लोहे की रॉड ली जाए और एक चाक की रॉड ली जाए, दोनों सेम लेंथ हो और दोनों को क्या किया जाए, दोनों हथेले पर लिया जाए, दोनों में सबसे ज़्यादा वजन कौन होगा, तो ये देखेंगे सबसे ज़्यादा वजन क्या होगा कि जो लोहे की होगी। तो हम जानते हैं कि जो ये बॉडी है, इस बॉडी की चीज़ें लेंथ से नहीं इसको डिफाइन कर पा रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और भी है, कोई प्रॉपर्टी है जो इसको ये बता रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ वेट है, वजन है, जिसे हम नाम दे दिया गया मास। तो ऐसे ही बनते चले गए, 7 क्वांटिटियाँ हो गई, मतलब वो ऐसी 7 क्वांटिटियाँ 2 और बाद में ऐड की गई, जिसे हम किसी भी दूसरे चीज़ से हम उसको हम क्या कर सकते हैं डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें आती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी में, आपका आता है फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियाँ। तो आज हम उसी मूल राशियों के बारे में पढ़ेंगे। और आपके डेराइव क्वांटिटी भी थी, डेराइव क्वांटिटी ऐसी राशियाँ थी जो जिसे किसी भी मूल मात्रक के द्वारा बनाई गई हों, किसी फंडामेंटल क्वांटिटियों से क्या किया गया उसको डिफाइन किया जाए, या कहा जाए किसी फंडामेंटल क्वांटिटी से हम किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, वो कैसी राशियाँ कहलाती हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे आपका स्पीड है, स्पीड क्या लिख सकते हैं, स्पीड बराबर आपने पढ़ा होगा 9th में, स्पीड के लिए हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कैसा है, कैसी राशि है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ। लेंथ जैसे भी बताया आपको, लेंथ क्या है किसी दूसरे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं हम। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हो सकती है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और टाइम कैसा क्वांटिटी है, सेकंड, समय के बारे में। समय क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, समय भी। तो दोनों फंडामेंटल क्वांटिटियों से क्या निकले, एक स्पीड, चाल। तो एक नई
क्वांटिटी मिली हमें, हम जब पर जानते हैं मीटर प्रति सेकंड, तो एक नई क्वांटिटी बन गई, एक नई राशि बन गई, जिसे चाल बताया गया, जिसे स्पीड बताया गया, तो स्पीड कैसी राशि हो गई? एक व्युत्पन्न मात्रक हुई, जो किसी फंडामेंटल क्वांटिटियों से मिलकर क्या होती हैं? बनी होती हैं, या किसी दूसरे से पर निर्भर होती हैं, और कैसी कहलाती हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाती हैं, जो हमने बताया था आपको। या हम कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये नॉन फिजिकल क्वांटिटियाँ होती हैं जिससे हम क्या, जो चीज़ हम डिफाइन ना कर पाएँ, या किसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ के द्वारा भी डिफाइन ना कर पाएँ, या किसी चीज़ से हम डिफाइन ना कर पाएँ, या किसी चीज़ द्वारा हम क्या करते हैं, उसको हम कोई भी वैल्यूज हम ना प्राप्त कर पाए, वो कैसी कहती है? नॉन फंडामेंटल। इससे हम क्या कहते हैं? किसी से हम मिलते हैं, कहते हैं कि बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति था वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा। किसी दूसरे से मिले तो वो कहते हैं और बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था। तो अगर हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे हमने अपने एक दोस्त से मिले, आज उसे मिलकर हमसे बहुत खुशी हुई, किसी दूसरे दोस्त से मिले हम, उससे भी बहुत बहुत खुशी मिली, और किसी तीसरे से मिले बहुत 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 ज़्यादा खुशी मिली। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? किसी से बता नहीं सकते हैं कितनी खुशी मिली हमें, कि बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है हमें किसी से बात करने में या किसी से करने में। तो उसको हम जब डिफाइन नहीं कर पाते हैं, कैसी क्वांटिटी? नॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, कोई भी राशियाँ नहीं कहलाती हैं, और कोई भी मात्रक नहीं कहलाता उसका। और नॉन फंडामेंटल क्वांटिटियाँ हैं जो डिफाइन कर सकते हैं, जिसका हम कह सकते हैं ऐसी राशियाँ जिसको हम क्या कर सकते हैं? किसी से हम क्या कर सकते हैं? इसको डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्या कहती हैं? मूल राशियाँ कहलाती हैं, या फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती हैं, या डेराइव क्वांटिटी कहलाती हैं। तो फंडामेंटल और डेराइव में अंतर क्या था? कि फंडामेंटल किसी से हम दूसरे को डिफाइन ना कर पाएँ, खुद से ही क्या होती है, उसकी एक उसके अंदर प्रॉपर्टी हो, एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा गुण जो उसके अंदर खुद ही निर्मित हो, कैसी कहलाती हैं? उसका फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। जो प्रचलन में आया, कितनी राशियाँ? 7 राशियाँ हैं, बाद में 2 और ऐड की गई। तो ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल एसआई सिस्टम में आया? एसआई सिस्टम में कुल 7 राशियाँ थी। नंबर फर्स्ट था आपका लेंथ, ये क्वांटिटी थी, राशियाँ थी, और इसका यूनिट्स भी था जो याद किया गया। इसकी एक बॉडी बनाई गई फ्रांस में, और इसका सिंबल भी बताया गया कि इसका सिंबल जो होगा ऐसे कुछ होगा, कि हम इस सिंबल को हम प्रचलन के रूप में पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व क्या करेगा? इसी पर सिंबल के रूप में प्रचलित रहेगा। इसी यूनिट से हम पूरा विश्व क्या करेगा? पूरा देश क्या करेगा? इसी पर ही डिफाइन करता है। दूसरी चीज़ें मिली हमें, लेंथ के बाद आपका मिलता है मास, जिसकी यूनिट क्या थी? इसकी यूनिट थी मीटर, जिसे सिंबल एम दिया गया। मास का जिसकी यूनिट क्या थी? किलोग्राम, जिसका सिंबल केजी। तीसरी बातें आती हैं आपके लिए, कहा जाए तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसका कहा जाए केल्विन में क्या कहते हैं? इसका यूनिट क्या था? केल्विन दिया गया, इसे हम के से सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4 आपका आया, कहा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका एम्पियर में, जिसका यूनिट एम्पियर, जिसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 5 क्वांटिटी मिली आपकी, कहा जाए तो आपके लिए टाइम, जिसे हम सेकंड में इसकी यूनिट बनाई गई, जिसे हम लिखते हैं सेकंड, SEC। नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट दिया गया मोल, और इसको हम मोल से ही लिखते हैं सिंबल में। नंबर 7 में आया आपका, नंबर 7 आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट किया गया कैंडिला, कैंडिला जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, CAND से करते हैं कैंडिला। तो ये राशियाँ सिस्टम में 7 राशियाँ थी, जो मूल राशियाँ थी, मूल मात्रक जिसे कहते हैं हम, मूल राशियाँ, मूल मात्रक, उनका सिंबल।
जो ये दिया गया आपके साइज सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जो 7 राशियों को बताया गया, 7 मात्रकों को बताया गया, उनके 7 प्रतीकों को बताया गया, जो ये क्या करते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। कैसी क्वांटिटी होती हैं? ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब कहा जाए कि अगर लेंथ है, लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, केवल मीटर में ही क्या करते हैं, उसको हम लंबाई को नाप सकते हैं। जैसे आपका ये है, मान लेते हैं ये क्या डस्टर है, डस्टर को हम क्या करते हैं, इसकी कुछ इसमें लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ है इसकी इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसकी लेंथ को हम क्या करते हैं, केवल लेंथ ही डिफाइन कर सकते हैं। इसके मीटर से नाप सकते हैं, या हम उसके लिए एक नई यूनिट बनाएगी मीटर, केवल इसके मीटर से हम लेंथ को लेंथ से ही माप सकते हैं, ना कि मास से कह सकते हैं। मास पर डिपेंडेंट नहीं है ये, केवल इसका लेंथ को लेंथ से ही हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक ऐसा गुण इसके अंदर है, क्या है ये, एक इसके अंदर लेंथ के रूप में है, जो इसका हम क्या लंबाई के रूप में, ये लंबाई इसकी है, तो ये इसकी एक अलग ही इसकी प्रॉपर्टी है, जिसका हम क्या किया, इसकी क्वांटिटी बना दी गई लेंथ। इसका एक यूनिट बनाया गया मीटर, जो साइज सिस्टम में लाया गया, इसका सिंबल m बनाया गया। अब देखा गया जैसे इसके अंदर मास कुछ ना कुछ क्या होगा, जैसे ये 2 डस्टर हैं, मान लेते हैं एक लोहे का है, या एक मान लेते हैं क्या है स्टील का है, एक क्या सकते हैं लकड़ी का है। दोनों में से क्या होता है कि दोनों की लेंथ सेम है, लंबाइयाँ सेम है, लेकिन क्या कह सकते हैं कि अगर दोनों को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वजन कौन सा स्टील का या लोहे का है, ना कि लकड़ी का है, तो ज़्यादा वजन कौन सा है, लोहे का अगर कह सकते हैं, तो उसमें से देखते हैं कि अगर ये वजन है तो इसके अंदर कह सकते हैं कि ये वजन इसके लेंथ से इफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें और ही प्रॉपर्टी है, इसके अंदर कोई और गुण है, जिसे क्या सकता है ये डिफाइन कर रहा है एक अपना अलग ही तरीका से। क्या सकता है कि इसके अंदर जो मास कुछ ना कुछ है, जो इसके अंदर क्या कर रहा है कि इसको डिफाइन करने की इसके एक अलग ही पहल कर रही है ये चीज़ें, कि ये लेंथ सेम है तो क्यों फिर वजन है दोनों में से। तो हम कहते हैं ये लोहे का तो है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर इसका जो मास है, तो मास कहीं ना कहीं इसका मास पर ही डिपेंड कर रहा है, ये जो इसके वजन होने का कारण बता रहा है। तो जब मास पर डिपेंड हो रहा है, तो मास एक क्या, एक ऐसी प्रॉपर्टी बन गई जो लेंथ डिफाइन नहीं कर सकती है उसकी, तो ये क्या सकते खुद ही डिफाइन कर रहा है मास। इसलिए बता सकते हैं मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो एसआई सिस्टम की क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशियाँ हैं ये एसआई सिस्टम में। तो ये कह सकते हैं कि लेंथ, मास, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर होगा, क्या आप कह सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर के लिए हम कह सकते हैं कि आपका जो टेम्परेचर है कि जो केल्विन में दिया गया एक ऐसा फ्रैक्शन है, ये 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की ऐसी जगह पर जहाँ पर वाटर की एक ऐसा पॉइंट, ऐसा ट्रिपल पॉइंट जहाँ पर एक ऐसी सब्सटेंसेस, एक ऐसे तत्व को रखा जाए, वहाँ पर उस टेम्परेचर को क्या गया, तीनों भी अवस्थाओं में क्या किया जाए, उस तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करें, ठोस, द्रव, गैस तीनों मिले उस पॉइंट पर, उस टेम्परेचर पर, कि उस फ्रैक्शन के टेम्परेचर पर उस टेम्परेचर जो मिलेगा उसका क्या मिले, उस पॉइंट ऑफ जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होगा उस पर क्या होगा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो मिलेगा वो क्या कह सकते हैं हम उसे, कि एक अलग ही उसका दिखेगा, उसका एक फिगर अलग से, जो तीनों अवस्थाओं को, जो सॉलिड, ठोस, सॉलिड है, गैसेस है और लिक्विड है, तीनों अवस्थाएं सेम मिलती हूँ उस फ्रैक्शन, उस टेम्परेचर पर, उस केल्विन के मान पर। कि अगर केल्विन 273.16 है, 273 केल्विन हम मान सकते हैं कि अगर दिया गया उस 273 केल्विन को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अगर फ्रैक्शन करते हैं 1/273 फ्रैक्शन, तो एक केल्विन के बराबर टेम्परेचर पर क्या होगा उसका, कि कोई भी वस्तु तीनों अवस्थाओं को प्राप्त कर पाती है। जैसे एक आपके पास है, मान लेते हैं कि कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, तो उस बर्फ़ के टुकड़े को हम देखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, क्या कर सकते हैं उसके लिए कि वो क्या बताता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बताता है कि उस बर्फ़ की उस जो अवस्था होती है वो तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करती हैं। बर्फ़ जो होता है ठोस में भी रहता है, द्रव के रूप में भी दिखता रहता है और वेपर के रूप में भी उड़ते रहते हैं, गैस के रूप में भी उड़ते रहते हैं, तो तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। तो हम कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है, 273.16 केल्विन के बराबर होता है। तो जो 273.16 होगा केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, उसका फ्रैक्शन जो होगा 1/273.16 फ्रैक्शन जो करेंगे हम, वो 1 केल्विन के बराबर होगा। तो टेम्परेचर को डिफाइन करता है। तो जो ये बात आती है, जो इसका एक अलग अलग गुण देता है, एक अलग अलग प्रॉपर्टी देती है, इसकी एक अलग अलग ऐसा गुण देते रहते हैं ये, तो क्या बताते हैं उसके एसआई सिस्टम के बारे में बताते हैं कि इसके अंदर और ऐसा गुण ना मिले जो किसी से द्वारा डिफाइन ना कर पाए, खुद क्या हो, ये अपने से ही प्राप्त होते हों, अपने से ही डिफाइन कर रहे हो कोई चीज़ें, जिसमें किसी दूसरे पर क्या हो वो डिपेंडेंट नहीं है। तो कैसी क्वांटिटी बताएंगी आपकी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वास्तव में कितनी होती है, 7 होती है, बाद में 2 और ऐड की गई, एक किया गया आपका 2,
फंडामेंटल क्वांटिटी ऐड की गई, ऐड फर्स्ट आपका था प्लेन एंगल, इसे कहते हैं समतलीय कोण, समतलीय कोण। इसमें यह देखा गया कि अगर किसी प्लेन पर, किसी समतल पर अगर हम किसी एंगल का निर्माण करते हैं इस समतल पर, तो जो ये एंगल आएगा तो इस थीटा का मान भी कुछ ना कुछ होगा। तो ये जो एंगल बन रहा है, ना तो इसको लेंथ को डिफाइन कर सकता है इस एंगल के मान को, ना तो मास डिफाइन कर सकता है एंगल के मान को, ना तो टेम्परेचर डिफाइन कर सकता है, ना तो करंट डिफाइन करता है। थीटा क्या होगा, एक एंगल के बारे में जो एक अलग ही क्वांटिटी बताएगी, जो ये एक अलग अपना ये गुण बताएगा, प्रॉपर्टी बताएगा कि इसके अंदर इतना कोण बन रहा है। किसी समतल प्लेन पर या किसी प्लेन पर बने कोण का मान जो होगा क्या करेगा, खुद ही अपना डिफाइन करेगा कितना एंगल से ये हम एंगल कोण को बना रहे हैं। तो ये दिखता है कि ये क्या मतलब एक अलग प्रॉपर्टीज़ के अंदर मिलती है, जो किसी के द्वारा क्या है वो डिपेंडेंट नहीं है, किसी के द्वारा क्या कर रही हो उसको व्यवहार में नहीं लाया जा रहा है, किसी के द्वारा वो निर्मित नहीं हो रही हैं, कि लेंथ इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा है, ना तो किसी के द्वारा डिफाइन हो रही हैं। तो ये थीटा कैसा एंगल बताएगा, जो आपका किसी प्लेन पर बना एंगल, मान लेते हैं एक एंगल और बना देते हैं ऐसे कुछ, ये अगर थीटा 2 ये थीटा 1, ये एंगल अपना क्या बताएगा, एक अलग ही प्लेन एंगल के रूप में अलग ही अपना एंगल बताएगा। थीटा 1 का मान लेते हैं 30 अंश है, ये अगर 60 डिग्री है, या कुछ और मान लेते हैं ये 90 डिग्री हो जा रहा है, ऐसे कुछ ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ये क्या बताएगा कि ये 90 डिग्री अगर ये 60 डिग्री है या 45 डिग्री है या ये 30 डिग्री है, तो ये क्या बता रहा है कि अलग अलग अपना प्रॉपर्टीज बता रहा है, अपना अपना अलग प्रॉपर्टी बता रहा है, अलग गुण बता रहा है। तो ये जो अलग गुण बता रहा है, तो ये कैसा क्वांटिटी हो गई है, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, एक मूल राशियाँ हो गई है। तो ये भी इसको समतलीय कोण को भी क्या किया गया, जोड़ा गया, जिसका मात्रक बताया गया, इसका यूनिट बताई गई रेडियन, जिसे हम लिखते हैं रेडियन, लिखते हैं RAD। रेडियन से इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं इसके हम यूनिट को, मात्रक को। कि एक रेडियन आपने पढ़ा है 9th में, एक रेडियन किसके बराबर होता है, एक रेडियन आपने देखा था, एक रेडियन किसके बराबर होता था। तो हम जान सकते हैं कि अगर कोई भी राशियाँ अगर किसी प्लेन पर r डिस्टेंस पर हैं, इसकी लेंथ कितनी r है, जितनी दूरी r डिस्टेंस पर उसके द्वारा लगाया गया आर्क भी क्या होगा, r डिस्टेंस पर होगा। तो जो आर्क होगा और जिसके द्वारा बनाया गया ये आर्क r डिस्टेंस पर होगा, ये कि r लेंथ पर बनाया गया आर्क सेम डिस्टेंस पर है, तो वह क्या होगा, एक रेडियन के बराबर होगा। एक रेडियन किसके बराबर होगा, तो हम लिख सकते थे, क्या लिखते थे, अगर इसको हम डिग्री में लिखते थे कि पाई को क्या मानते थे, रेडियन। पाई क्या था, रेडियन था। पाई रेडियन बराबर हमने पढ़ा था 180 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर कितना होगा, 180/पाई, ये निकलता है आपका, आपने पढ़ा है ये। पाई रेडियन को हम क्या लिखते थे, 180 डिग्री के बराबर लिखते थे कि किसी r डिस्टेंस पर बनाया गया आर्क उसी लेंथ के बराबर, उसी दूरी के बराबर क्या कहलाता है, एक रेडियन का कोण कहलाता है, जिसे हम समतलीय कोण के रूप में डिफाइन करते हैं। तो ये पहली क्वांटिटी आती है आपकी समतलीय कोण। तो नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, लेंथ की बात, मास, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, विद्युत धारा, समय, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, लिख लीजिए, इसे कहते हैं हिंदी में पदार्थ की मात्रा। इसे कहते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता कैंडिलाइज कर रखा गया, क्योंकि इसे कैंडल से लिया गया, कि कैंडल जब हम जलाते थे पहले पुराने में, आपके देखते हैं पहले पिछले दशक में जब हम यूज करते थे, ज़्यादातर कैंडलों का यूज करते थे, मोमबत्तियों का यूज करते थे, जिससे उसकी जो प्रकाश निकलती थी, जो उसकी इंटेंसिटी निकलती थी, तीव्रता निकलती थी ज्योति की, उसको लुमिनस इंटेंसिटी के रूप में हम बताया गया कि उसको हम जब मापेंगे, प्रकाश जो जा रही है उस कैंडिला के रूप में देखते हैं कितना हाई टच के रूप में होगी वो, कि जो जा रही है मोनोक्रोमेटिक रूप में अगर निकल रही है कोई किरण, किसी एक रूप में अगर डायरेक्टली सीधा जा रही है कोई भी किरण, सोर्सेस के रूप में अगर जा रही है, किसी एक डायरेक्शन में जा रही हैं, तो अगर उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी और उसकी रेडिएशन की जो विकिरण निकलती है, उसकी रेडिएशन जो होगी 540 गुणे अगर 10⁻11 हाई टच के बराबर होती हैं, तो जो उसका कहा जाए इंटेंसिटी होती है, जो उसकी तीव्रता होती है, वो डायरेक्शन को बताती है, उसकी एक स्टेरेडियन में बताती है 1/683 के पर वाट के बराबर बताती है। तो ये बताता है आपका। तो अब इसका डेफिनेशन हम देखेंगे। तो ये भी दो फंडामेंटल क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी आपकी प्लेन एंगल, दूसरी क्वांटिटी हम पढ़ते हैं, दूसरी क्वांटिटी आपकी है सॉलिड एंगल। मिटा दें, चलो। तो इसका एक 2 फंडामेंटल क्वांटिटी में जो आई आपका, इसको जो जोड़ा गया, 2 और फंडामेंटल क्वांटिटियाँ ऐड की गई, तो दूसरी क्वांटिटी जो मिली हमें, उसको नाम दिया गया सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल।
इसे कहते हैं घन कोण, घन कोण भी कहते हैं या ठोस के रूप में कोण कहते हैं। घन कोण कहते हैं। घन कैसा होता है? ठोस होता है, 3D रूप में होता है। तो कहा जाए अगर कि अगर एक कोण है, ऐसे लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं कोण के रूप में, कैप के रूप में, शंख के रूप में लेते हैं, कोण के रूप में। आपने आइसक्रीम खाया होगा, देखा होगा। तो आइसक्रीम में अगर हम देखते हैं कोण बना होता है, कोण का जो ये ऊपर कोण के ऊपर जो आइसक्रीम भरी जाती है कैसी होती है? एक बॉल के बराबर होती है, एक गोलेकार के रूप में होती है, फुटबॉल के जैसे होती है, एक तरबूज के जैसे होती है। इसको जो भरते हैं हम, जब ये भरते हुए अंदर आएंगी, क्योंकि ये एक गोलेकार के रूप में ही निर्मित होती हुई आएंगी। अंदर देखते हैं जब क्या होता है, एक फुटबॉल के रूप में अगर रखी गई हैं तो उसको जो नीचे क्या होता है, ऐसे अगर कोण है ये, इस पर क्या होती हैं, भरी होती हैं। इसमें क्या करते हैं आपको देखते हैं कि इसके जो भरते हुए जाते हैं, ये जो आपका होता है ये निकलती हैं, इसके जो अंदर के रूप में आती हुई प्रतीत होती हैं जो कोण के रूप में। तो ये पूरे क्या करती हैं, इसको भरती हैं तो कैसा होता है, एक स्फीयर का रूप बनाती हैं। जो एक स्फीयर का रूप बनाती हैं ये, इसको देखते हैं कि जो स्फीयर का रूप बनाती है, जो इसके बीच का जो एंगल बनता है, जो ये एंगल बनता है क्या कहलाता है? एक स्टेरेडियन के बराबर कहलाता है। कि जो इसके अंदर कोण के रूप में जो एंगल बनता है क्या कहलाता है? एक स्टेरेडियन। जैसे इससे हम क्या करते हैं, इस कोण को हम बढ़ाते जाते हैं, वैसे क्या करते हैं, इसका एंगल का मान बढ़ता है, कोण का मान बढ़ता जाता है। क्या कहलाता है आपका? ये एक स्टेरेडियन कहलाता है। अगर कहा जाए कि ये r डिस्टेंस पर r स्क्वायर अगर स्फीयर के रूप में अगर कोई भी कोण भरी गई हो तो उसके बीच का कोण जो बनता है क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है। जिसका यूनिट क्या कहलाते हैं हम? इसका यूनिट क्या होता है आपका? स्टेरेडियन। SR से लिखते हैं स्टेरेडियन। और एक स्टेरेडियन कितना होता है आपका? कोई स्फीयर है, स्फीयर कैसा है आपका? ये स्फीयर भरा गया है। स्फीयर कैसा होता है आपका? सॉलिड होता है, ठोस होता है, गोला। 3D पिक्चर होता है, 3D डायग्राम जो होता है, तो क्या लिखते हैं? इसका जो ठोस होता है, इसका जो सरफेस होता है एरिया, वो कितना होता है? 4πr स्क्वायर होता है। तो r अगर कहा जाए r स्क्वायर में बना एंगल एक रेडियन, अगर r स्क्वायर में बना रेडियन, r स्क्वायर में बना एंगल एक स्टेरेडियन है। यदि r स्क्वायर स्फीयर में बना एंगल एक स्टेरेडियन तो 4π r स्क्वायर में बना स्फीयर में बना एंगल जो होगा कितना होगा? 4π r स्क्वायर में बना, 4π r स्क्वायर में बना तो कितना होगा? 4π। तो एक स्टेरेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 4π। किसके लिए? स्फीयर के लिए। तो शायद आप समझ गए होंगे कि सॉलिड एंगल क्या होता है और प्लेन एंगल क्या होता है। तो एक अलग ही क्वांटिटी बना जिसे बाद में कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता, किसी के द्वारा हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसे हम। तो एक ऐसी क्वांटिटी हो गई, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई जिसके क्या किया गया? इसे मूल राशियों में रखा गया, मूल मात्रकों में रखा गया, दो राशियों को इनको तो ऐड किया गया। तो ये 7 और 2 मिलकर 9 राशियाँ जो किसे क्या कहते हैं हम? मूल मात्रक कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और जिसका प्लेन एंगल दो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐड की गई उसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल कहते हैं। प्लेन एंगल को हम समतलीय कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल को घन कोण कहते हैं। और प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। एक रेडियन हम लिखते हैं वो 180/π लिखते हैं। पाई रेडियन को हमने पढ़ा 180 डिग्री के बराबर। और हमने इसका डिफिनीशन दिया कि r डिस्टेंस में r डिस्टेंस के बराबर लगाया गया चाप के द्वारा बना, आर्क के द्वारा बना कोण क्या कहलाता है? प्लेन एंगल कहलाता है, समतलीय कोण कहलाता है। तथा सॉलिड एंगल के बारे में बताया गया कि r स्क्वायर के स्फीयर के बड़े कोण के बराबर के बने बीच एंगल को हम क्या कहते हैं? एक स्टेरेडियन कहते हैं। एक स्टेरेडियन का मान कितना होगा? r स्क्वायर के बराबर बना कोण का जो एंगल होगा एक स्टेरेडियन होगा। और अगर यदि एक स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस क्या होता है? 4πr स्क्वायर। तो स्फीयर के सरफेस पर बनाए गए 4πr स्क्वायर के द्वारा बना एंगल कितना होगा? 4π होगा। r स्क्वायर के बराबर बना एंगल कितना होगा? 1 स्टेरेडियन। 4πr स्क्वायर के बराबर बना एंगल कितना होगा? 4π। 4πr स्क्वायर, r स्क्वायर में 1, 4πr स्क्वायर में 4π। तो ये निकलता है आपका, क्या निकलता है आपका? सॉलिड एंगल के बारे में, घन कोण के बारे में कि r डिस्टेंस पर बना कोई भी सरफेस r स्क्वायर के रूप में अगर निर्मित होता है, r स्क्वायर स्फीयर के रूप में निर्मित होता है तो उस पर एंगल कितना होता है? उसी एंगल को क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। इसे एक स्टेरेडियन के बराबर होता है। तो ये डिफाइन करता है आपका सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। थोड़ा सा पढ़ने में आपको डिफिकल्ट प्रतीत होता होगा, लेकिन एक ऐसी ऐसी क्वांटिटियाँ हैं जो क्या होगी? थोड़ा सा नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इसके अच्छे से पढ़ते हुए चलें और कमेंट करते हुए चलें। जहाँ पे ना समझ में आए तो हम बताते हुए चलेंगे। चलिए, तो ये जब आपके बारे में बातें होती हैं, जब ये चीज़ें निकलती हैं
जिससे हमें मिलती हैं क्या होती हैं, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटियाँ जिसे बेनिफिट ऑफ एसआई सिस्टम में हम लाते हैं कि हम इसका यूज कैसे कैसे कर पाते हैं। कोई चीज़ें नापनी होती हैं जिसका पूरा वर्ड क्या करता है, उसका एक सहभागिता के रूप में प्रदान करे। सभी क्या करते हैं, उस पर एक ऐसी बॉडी बनाई गई, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो आपके फ्रांस में इसकी एक नई कंपनी के रूप में निर्मित किया गया, जो वहाँ पर इसके एसआई सिस्टम को लाया गया। इसके पहले हमने पढ़ा है कि MKS, CGS और FPS पद्धतियाँ चलती थी। तो उससे क्या होते थे, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती थी। जैसे हम किसी देश से दूसरे देश में हम कोई भी सामान खरीदते थे, लाते थे, जाते थे, आते थे, तो वहाँ पर जब वहाँ से सामान खरीदने में क्या होती थी, परेशानियाँ उत्पन्न होती थी। कि अगर हमारे यहाँ जैसे हमने पढ़ा था कि FPS पद्धति हम ब्रिटिश में चलता था, फुट पाउंड सेकेंड। CGS जो चलता था फ्रांस में चलता था। ये कहाँ था आपका, ब्रिटिश में। ये था आपका फ्रांस में। और आपका MKS था जो आपके इंडिया में भी चलता था। तो MKS से SI बना। तो FPS क्या था, फुट पाउंड सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पर मीटर किलोग्राम सेकेंड में बात करते हैं, अगर वही चीज़ें वहाँ पर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में बात करते, तो वहाँ पर हम जैसे कोई चीज़ें हम खरीदने जाते हैं ब्रिटिश में, तो वहाँ वो पाउंड में बात करते हैं, हम लोग किलोग्राम बात करते हैं। तो वहाँ पे क्या होती, प्रॉब्लम आती कि हम पाउंड में खरीदते। जैसे जैसे क्या हुआ, पहले क्या था, कम्युनिकेशन इतना नहीं था। तो जहाँ पे जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते, अपने अपने चीज़ों को क्या करते गए, प्रैक्टिकल करते हुए प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते रहे और उसको अपने देश में पद्धतियों के रूप में लाते गए। जिससे क्या हुआ, आज के 60 साल पहले, 100 साल पहले क्या थे, हमारे देश दूसरे एक देश से दूसरे देश में क्या थे, पहले फ़ोन नहीं हुआ करते थे। तो वहाँ पे कम्युनिकेट करना मुश्किल होता था 100 साल या 200 साल पहले की बातें। तो वहाँ पर क्या था, जो पद्धतियाँ बनती गई वो FPS, MKS और CGS में बनती गई। CGS से MKS में तो क्या थी, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपना पद्धति बनाया, अपने देश में लागू किया। तो उससे क्या है, जब बाद में कम्युनिकेट बढ़ा, आयात निर्यात होने लगे एक देश से दूसरे देश में, जो सामान वगैरह खरीदने लगे हम, तो वहाँ पर जब गए तो वहाँ पर तौलने में, नापने में, दूरियों को मापने में, वहाँ पे दूसरे तरीके से नापते थे। फुट में नापते थे हम लोग, मीटर में नापते थे, और सेंटीमीटर में फ्रांस वाले नापते थे। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती थी कि हम लोग समझने में प्रॉब्लम आती थी कि किसी एक दूसरे को व्यक्ति को लाया जाए, उसको क्या करे, वो कन्वर्ट करे तो बताए 1 फुट बराबर क्या होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो बताते थे, वो बताए। तो वहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लाया गया कि हम एक ऐसी चीज़ें ईजाद करें कि पूरा विश्व क्या करे, उस पर काम वर्क करे और उस चीज़ों को पूरे विश्व में हम लाएँ। तो देखा गया कि SI सिस्टम बनाया गया, जो हम SI सिस्टम पढ़ रहे हैं। और SI सिस्टम में हमने देखा कि कितने फंडामेंटल क्वांटिटियाँ हैं, कुल मिलाकर 7 थी और 2 बाद में ऐड की गई, कुल मिलाकर कितनी हो गई, 9 क्वांटिटियाँ हो गई। जो हमने भी पढ़ा, लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थ की मात्रा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो तीव्रता जिसको मापने की यूनिट बनाई गई, उसका सिंबल दिया गया। तो ये चीज़ें जब आई तो देखा गया कि अब हमें क्या हो गई, आसानी होने लगी कि हम एक दूसरे से देश से आयात निर्यात कर सकते हैं। जब लेंथ हम मास पढ़ेंगे तो उसमें अगर हम जी से मान से गुणा कर देंगे तो बेड के रूप में निकल जाएगा। तो चीज़ें जब आई तो उसमें आसान हुआ। तो ये चीज़ जब हम पढ़ रहे थे तो इसके लिए जब बनाया गया कि इसका जो डिफिनीशन लाया जाए कि अगर हम एक लेंथ को समझाएं कैसे, कि 1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर है, तो 1 मीटर को समझाएं कैसे। पहले क्या बनता था, 1 मीटर ऐसे नापते थे, कोई ऐसे नापता था इतना दूर तक का, कोई इतना नापता था, कोई इतना नापता था। तो 1 मीटर को हम समझाएं कैसे, इसकी पूरी बॉडी, पूरा विश्व क्या करे, उस लेंथ को समझे कि एक लेंथ कितना होता है, किसके बराबर होता है। कि जिससे क्या होता है, हम जानते हैं कि अपने पूरे वर्ल्ड में हम विश्व में क्या करते हैं, 1 मीटर को हम लाते हैं तो उसी पर मीटर क्या करता है, उसी पर भी प्रयोग करे कि अन्यथा कोई दूसरा देश कि उसके अलावा कि हम इतना नाप रहे हैं तो कोई इतना नाप रहा है 1 मीटर को। तो एक ऐसी परिभाषा दी गई, एक ऐसा डेफिनेशन दिया गया कि उस मीटर को क्या करते हैं, लेंथ को हम उतने ही नापें। जिससे हम क्या करते हैं कि हम तो नाप रहे हैं कि अगर हम कभी चंद्रमा पर जाते हैं, कभी हम स्पेस में जाते हैं या मंगल ग्रह पे जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि उसका लेंथ क्या होगा कि वो लेंथ वही वहाँ भी वो काम करे। क्योंकि हम जानते हैं स्पीड के साथ साथ लेंथ क्या होती है, घटती है, बढ़ती हैं। लेंथ भी क्या होती है, कम होती जाती है, बढ़ती है। तो मास भी क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, बढ़ता है। हम जानते हैं स्पीड के साथ साथ चार्ज बढ़ती हैं तो लेंथ कम हो जाती है और आपका समय भी क्या होता है, कम होता है। तो एक ऐसा लाया जाए, डिफाइन किया जाए, डिफिनेशन लाया जाए इन क्वांटिटियों को, जो पूरा वर्ल्ड क्या करे, हर पूरे ब्रह्मांड में हर जगह पे क्या हो, वो चीज़ें वैल्यूएबल हो। तो उसके लिए डिफिनेशन ईजाद की गई, बनाई गई। तो हम पढ़ते हैं यूनिट डिफिनेशन। तो चलिए बात करते हैं यूनिट डिफिनेशन की, जो हमने पढ़ा अभी, यूनिट डिफिनेशन, मात्रकों की परिभाषा। नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे लेंथ की। लेंथ जिसका सिंबल, जिसका मात्रक मीटर होता है। तो लेंथ कह सकते हैं, लेंथ इज अ, कह सकते हैं
कि जितनी दूरी हम तय करते हैं कि लेंथ ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम, कि हम कितनी दूरी तक ट्रेवल करें, कि किस स्थान पर ट्रेवल करें हम, तो वो चीज़ें क्या मिले हमें वहाँ पर कि हम किस स्थान पर लें, कहाँ पर ट्रेवल करते हैं, कि जहाँ पर वो चीज़ें क्या करते हैं उस लेंथ के बराबर कार्य करती हों, उस मीटर में नापने में आसानी हो। जैसे हम वैक्यूम को ही ले लेते हैं कि वैक्यूम में क्या होती है, प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, निश्चित होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो वहाँ स्पेस में क्या होती है सभी जगह नियत होती है। तो हमने क्या किया, चूज किया कि अगर प्रकाश की चाल को इस पर डिफाइन किया जाए कि लेंथ अगर ट्रेवल किया जाए अगर इस चीज़ों को, तो हम लिख सकते हैं द लेंथ फॉर द लेंथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, बाई लाइट इन वैक्यूम, the length traveled by light in vacuum in time interval 1/29, 97, 92, 458 of 1 सेकेंड कब ये बताया गया, सन 1983 में, 1983 में बताया गया कि द लेंथ ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन टाइम इंटरवल 1/299792458, मतलब 1 बाई दिस वैल्यूज ऑफ 1 सेकेंड, 1983। तो ये बताया गया कि ये जो वैल्यू है कि जो लेंथ होगी वो ट्रेवल अगर करते हैं हम किसी वैक्यूम में, किसी प्रकाश के द्वारा किसी भी स्पेस में वैक्यूम में, उसका जो टाइम इंटरवल होगा, जो अंतर होगा समय का, कितना होगा, 1 बाई दिस वैल्यू ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बराबर होगा। कि अगर 1 सेकेंड के बराबर हम कहा जाए कि जो लेंथ होगी 1 सेकेंड के बराबर, अगर टाइम इंटरवल इतना होता है किसी खाली स्पेस में प्रकाश की चाल जो दूरी तय करती है वो क्या कहलाती है, 1 मीटर कहलाती है। तो 1 मीटर हम डिफाइन करते हैं तो लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं मीटर इज द, यहाँ लिख सकते हैं लेंथ को हम लिखते हैं इसका मीटर है, लिख सकते हैं मीटर इज द लेंथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन टाइम इंटरवल 1 बाई दिस वैल्यूज ऑफ 1 सेकेंड। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ के बराबर होती है। तो जो इसका मेन एक्चुअल वैल्यू होती है 3 × 10⁸, हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं, प्रकाश की चाल वैक्यूम में होती है इतना मीटर पर सेकेंड, तो हम ये वैल्यू जो लिखते हैं 3 × 10⁸ को मेन वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है, 299792458। तो ये वैल्यू इसके बराबर अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होती है। तो ये इसका फ्रैक्शन जब कर देते हैं हम 1/3 × 10⁸, 1 सेकेंड में अगर ये टाइम इंटरवल इतना हो रहा है, कोई भी प्रकाश वैक्यूम में अगर इतनी दूरी तय कर रही है 1 सेकेंड में, तो 1 मीटर कहलाती है। कि अगर 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल 1/3 × 10⁸ समयांतराल से किसी स्पेस में वैक्यूम में प्रकाश दूरी तय करती है, जितनी दूरी तय करती है वह 1 मीटर कहलाती है। मीटर इज द लेंथ ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन टाइम इंटरवल 1 बाई दिस वैल्यू ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 1 दिस वैल्यू या 3 × 10⁸ मान समय अंतराल से किसी भी स्पेस में प्रकाश की चाल जितनी दूरी तय करती है, प्रकाश चाल द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है वह 1 मीटर कहलाती है। तो 1 मीटर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 1/3 × 10⁸ मीटर। इतना मीटर क्या होगा, 1 सेकंड में इतना मीटर, तो 1 मीटर में कितना होगा, इतनी वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू जो मिलती है हमें क्या मिलती है, 1 मीटर की परिभाषा बताती है आपकी। तो ये लेंथ की परिभाषा डिफाइन करती है जो सन 1983 में बना, कि जो पूरा विश्व क्या कर सकता है, इस पर डिफाइन करता हो। तो
पूरा विश्व इसको माने। और ये चीज़ें क्या होती हैं कि हर जगह पर ये लागू कि मीटर हम किसको कह सकते हैं, 1 मीटर हम कह सकते हैं 1/3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड को कह सकते हैं कि एक सेकंड में अगर इतने समयांतराल से किसी भी प्रकाश किसी भी स्पेस में या वैक्यूम में जितनी दूरी तय करती है उसे 1 मीटर कही जाती है। ये बनती है आपकी लेंथ की परिभाषा। तो इसके बाद दूसरी यूनिट आती है आपकी, आपको समझने में थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि ये नया नया वर्ड मिल रहा आपको मेरे प्यारे बच्चों। तो दूसरी बात आती है मास। दूसरा यूनिट आता है मास, जिसको हम किलोग्राम में, मात्रा क्या होता है इसका, किलोग्राम, केजी। सन 1889 में इसको लाया गया दुनिया के सामने, मास को बताया गया, समझाया गया कि मास जो है या किलोग्राम जो है इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं जो सभी जगह क्या हो, ये कार्य करे, पूरे विश्व में एक किलोग्राम के रूप में हम काम करें। कहीं पे क्या था, पहले ग्राम था, अपने देश में किलोग्राम, ग्राम, अपने यहाँ क्या करते थे किलोग्राम में नापते थे, फ्रांस वाले क्या करते थे ग्राम में मापते थे, और ब्रिटेन वाले क्या करते थे किलोग्राम पाउंड में नापते थे। तो ये जो वैल्यू आई तो इसको बताया गया कि सब विश्व क्या करे, पूरा एक ही वैल्यू पर कार्य करे, पूरा प्रचलित हो। जैसे अगर हम कोई चीज़ अमेरिका से लाते हैं या अपने देश से अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ से अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, या क्रूड ऑयल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल क्या होता है आपका, कच्चा तेल जिसे कहते हैं। जिसे कच्चा तेल मतलब समझते हैं, जिसको हम कहते हैं पेट्रोल। तो उस क्रूड ऑयल को जो नापते हैं तो वहाँ पे क्या चलता है, गैलन चलता है। तो वहाँ गैलन के रूप में हम मापते हैं अमेरिका में। तो वहाँ हम अगर गए खरीदने, अगर वहाँ पर क्रूड ऑयल को क्या कहते हैं कि 1 गैलन 2 गैलन, वहाँ पे बोलते हैं 1 गैलन 2 गैलन 3 गैलन। तो हमने टंकी खोला गाड़ी पे अंदर डलवाने के लिए, तो हम क्या करते हैं 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर में मापते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं, गैलन में मापते हैं कि 1 गैलन 2 गैलन। तो चीज़ें वर्ड, जो वो वर्ड है, वो शब्द है, वो हमारे समझ से परे है कि हमने गैलन में कभी काम किया नहीं है, गैलन से चीज़ों को हमने देखा नहीं है। तो उस चीज़ों को पढ़ने में हमें कठिनाई होती है। उसके लिए फिर अलग व्यक्ति को वहाँ इंट्रोड्यूस कराया जाए कि वो व्यक्ति हमें बताए कि 1 गैलन बराबर होता कितना है, कितने लीटर होता है, 1 लीटर में कितने गैलन होते हैं। तो इस इंट्रोड्यूस कराने से अच्छा है कि पूरी वर्ड क्या होगा, अलग अलग वर्ड में फिर क्या हो जाता है, अलग अलग लोगों के लिए फिर एक नए व्यक्ति की तलाश, जिसे क्या करता वो चेंजेस करते, वॉइसेस को कन्वर्सेशन करवाता। तो उसके अलावा क्या साइंटिस्टों ने देखा कि एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए जिसमें क्या हो सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये किलोग्राम होता क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मास के लिए किया गया तो किलोग्राम इज द, इसका जो आया गया कि किलोग्राम इज, कहा जाए किलोग्राम इज मास ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। ये चीज़ें मिली हमें सन 1889 में कि मास ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। इसके लिए लाया गया कि प्लेटिनम, इरिडियम कहा जाए सिलेंडर, प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर kept at ब्यूरो ऑफिस। तो ये चीज़ें मिलती हैं। सन 1889 में आया, मास के बारे में बताया गया। किलोग्राम क्या है, किलोग्राम इज मास ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, या कहा जाता है मास ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, कि एक ऐसा मास का प्रोटोटाइपेशन लेंगे हम, ऐसा किलोग्राम उसको हम देखते हैं, जिसे वहाँ पर क्या रखा, ब्यूरो ऑफिस में रखा गया है कि एक प्लेटिनम इरिडियम जो सिलेंडर होगा, जो किसके बराबर होगा, 1 किलोग्राम के बराबर होगा। कि प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर जो होगा ब्यूरो ऑफिस में रखा गया है, वो कैसा, उसका प्रोटोटाइप कैसा होगा, वो किलोग्राम के बराबर होगा। जो उसका द्रव्यमान होगा 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम के बराबर होगा। अगर हम वहाँ से ब्यूरो ऑफिस में रखे हुए उस प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर से बनाए गए किलोग्राम के द्वारा अगर हम उसको लाते हैं यहाँ पर, अलग अलग देशों ने क्या किया, उस ब्यूरो ऑफिस से ले लिया, और उस ब्यूरो ऑफिस से लेने के बाद अब उसी पर क्या हो रहा है, पूरा विश्व कार्य कर रहा है कि वहाँ से 1 किलोग्राम क्या सकते हैं हम, कि एक प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर के बराबर रखे हुए ब्यूरो ऑफिस के बराबर क्या होता है, उसका प्रोटोटाइप कैसा होगा, 1 किलोग्राम के बराबर होगा, जो उसका मास होगा, द्रव्यमान होगा।
तो अब हमें आसान हो गया, पूरा विश्व क्या हुआ, वहाँ से खरीद कर, वहाँ से उस ऑफिस से लेकर 1 किलोग्राम क्या कर लिया, 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम जो भी उसको लेना जितना भी चाहिए, तो क्या कर सकता है 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम को जो उन्होंने यूनिट, जो उन्होंने अपना एक ऐसी क्वांटिटी के रूप में लाया कि जो हर देश क्या करता है उसी पर कार्य कर रहा है। कि जैसे अगर अब कोई भी देश वहाँ से ला रहा है तो उसको क्या करता है कि अगर वो खरीद कर 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम का पहले इंडिया में लाया, कोई अमेरिका में ले गया, कोई ब्रिटेन में ले गया, कोई फ्रांस में, कोई इटली में, तो हर जगह पे ले गया, तो वहाँ पे क्या करता है, जिससे हम क्या करता कि वहाँ पर ले जाने के बाद पहले देश में आया, फिर शहरों में, शहरों से फिर गाँव में, तो वो किलोग्राम क्या होगा, प्रचलित हो गया। तो जब वो किलोग्राम पर सभी लोग क्या करने लगे, उसी पर ही कार्य करने लगे कि 1 किलोग्राम में आलू खरीदना है तो 1 किलोग्राम क्या कर सकते हैं हम, वो प्लेटिनम इरेडियम सिलेंडर के द्वारा रखे गए, ब्यूरो ऑफिस में रखे गए, उस मास को हम क्या करते हैं 1 किलोग्राम के बराबर के रूप में लेते हैं। जो पूरा विश्व क्या कर रहा है, उस किलोग्राम पर क्या कर रहा है, काम करके अपनी चीज़ों को वैल्यूएबल कर रहा है, ले रहा है, खरीद रहा है, प्राप्त कर रहा है, और उस पर क्या कर रहा है, वो जीविकोपार्जन करता हुआ जा रहा है। तो ये मास की डेफिनेशन हो गई कि जो मास ऑफ प्रोटोटाइप होगा वो किसके बराबर होगा, किलोग्राम के बराबर होगा। कौन सा, प्लेटिनम। जो मास, जो प्रोटोटाइप का मास होगा वो क्या होगा, किलोग्राम के बराबर होगा, किसके, प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर का, जो रखा गया है ब्यूरो ऑफिस में। सन 1889 में बता दिया गया था कि ब्यूरो ऑफिस में रखा गया है प्लेटिनम इरेडियम सिलेंडर, जो क्या होगा, वो उसका जो टाइप होगा, वो एक, जो उसका मास होगा वो 1 किलोग्राम के बराबर होगा। तो ये बताया गया। तीसरी बात आती है टेम्परेचर की। तो तीसरा जो डिफिनेशन आता है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर हम कहते किसको है, टेम्परेचर कह सकते हैं। तीसरी बात कि अगर हम टेम्परेचर लेते हैं, थर्ड नंबर टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर क्या है आपका, टेम्परेचर कहा जाए कि इसका मतलब होता है केल्विन। तो केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ, लिख सकते हैं केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ, केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं, इसे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी कहते हैं, इसे हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कहते हैं, जिसे कहते हैं ऊष्मागतिकी ताप, ऊष्मागतिकी ताप टेम्परेचर। तो इसका ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक जो होता है केल्विन होता है। केल्विन किसे कहते हैं, केल्विन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, केल्विन क्या है, एक ऐसा फ्रैक्शन है जो 1/1/273.16 के ऊष्मागतिकी ताप के बराबर होता है। किस स्थान पर, जल के त्रिक बिंदु पर, कहा जाए जल के त्रिक बिंदु पर, ट्रिपल पॉइंट वाटर, कि जल के एक ऐसा बिंदु, जल के त्रिक बिंदु पर, जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिकी ताप, ऊष्मागतिकी ताप ऊष्मागतिकी ताप का 1/273.16 भाग 1 केल्विन कहलाता है। 1 केल्विन कहलाता है। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या कहते हैं, जल का त्रिक बिंदु कह सकते हैं। कि इसका डिफिनेशन जो आया कि जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिकी ताप का, किसी भी जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिकी ताप का 1/273.16 वह भाग, 1/273.16 वह भाग 1 केल्विन के बराबर होता है। 1 केल्विन का बराबर होता है या 1 केल्विन कहलाता है। ये हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि ये बातें कैसी आई कि जैसे कि एक ऐसा बिंदु, जैसे कि हम ले सकते हैं एक ऐसी स्ट्रक्चर कि अगर हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कि एक ऐसा बिंदु अगर लेते हैं हम ऐसे, मतलब एक बिंदु है यहाँ पर,
कि इसका कुछ भाग क्या है, ठोस भी है, सॉलिड है, और इसका कुछ भाग क्या है, लिक्विड है, और इसका कुछ भाग ठोस है। ठोस है, द्रव है, गैस है। 3 भाग के रूप में डिफाइन किया कि आपका ये क्या है, लिक्विड है, ये वेपर है, गैस है, ये सॉलिड है। कि ऐसा बिंदु, एक ऐसा बिंदु है कि जल का त्रिक बिंदु कहा जाए, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर उष्मागतिकी, तो आप पढ़ेंगे उष्मागतिकी, वहाँ बताया जाएगा आपको कि एक ऐसा बिंदु जहाँ पर तीनों स्टेट को प्राप्त करें, 3 अवस्थाओं को प्राप्त करेंगे। कि इस बिंदु पर क्या करें कि जल का त्रिक बिंदु जो होगा, जो इस अवस्था को प्राप्त करे कि इसका जो ये भाग होगा 1/273 एक अच्छा भाग, तो क्या कहलाएगा, 1 केल्विन कहलाएगा। कि मान लेते हैं जैसे कहा जाए कि आपका एक बर्फ का टुकड़ा है। बर्फ का टुकड़ा क्या होता है आपका, सॉलिड भी रहता है, लिक्विड भी होता है, जल भी निकलता रहता है, वेपर के रूप में गैसेस भी निकलती रहती हैं ऊपर की ओर। तो ये त्रिक बिंदु के रूप में आया नहीं, 3 बिंदु मिल रहे हैं, एक ही बिंदु पर तीनों बिंदु मिले, जल का त्रिक बिंदु मिल रहा है, जल भी है और आपका ठोस भी है उसका बर्फ का टुकड़ा, उसमें से क्या वेपर भी निकल रहा है, गैस भी निकल रही है। तो ये एक ऐसा त्रिक बिंदु जो क्या था 1/273.16 भाग, कि हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मानते हैं क्या होता है, जल बर्फ के रूप में जमता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर, 273.16 केल्विन के बराबर होता है, या 273 केल्विन लिखते हैं हम, 273 केल्विन लिखते हैं या 273.16 केल्विन लिखते हैं। तो इसका जो भाग होगा 1/273.16 किसके बराबर होगा, 1 केल्विन के बराबर, ये निकलता है आपका। ओके, आगे बात करते हैं चौथी क्वांटिटी की। उसका डिफिनेशन क्या है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो हम चौथी क्वांटिटी पढ़ते हैं। तो हमारी चौथी क्वांटिटी है टाइम। तो टाइम की बात कर लेते हैं हम। टाइम को हम लिखते हैं सेकंड से। तो टाइम को सेकंड से लिखते हैं कि एक ऐसा वैल्यू इजाद किया जाए जो क्या किया जाए कि टाइम के बारे में बताया जाए कि एक सेकंड हम किसको कह सकते हैं, कि एक सेकंड जो पूरा विश्व क्या करे उसको माने, ये एक सेकंड किसके बराबर होता है। तो दिया गया कि अगर इट इज डायरेक्शन ऑफ दिस वैल्यू अगर कहा जाए कि 9192631770 कहा जाए तो 9 अरब या 10 अरब की बात किया जाए, 9 अरब कहा जाए पीरियड्स ऑफ रेडिएशन की बात की जाए कि इट इज ए डायरेक्शन ऑफ 9 अरब पीरियड्स ऑफ रेडिएशन करेस्पॉन्डिंग ऑफ ट्रांजिशन between 2 hyper fine of कहा जाए स्टेट ऑफ सीजियम 133 एलोंग। तो जिसकी बात करते हैं हम कि यदि एक ऐसा भाग जो किसी भी विकिरण के द्वारा अगर कोई भी लाइट के प्रकाश के रूप में अगर जा रही है, कोई भी रेडिएशन दे रही है, वेव के रूप में निकल रही हैं कोई भी चीज़ें, तो जो वेव के रूप में निकल रही हैं वो चीज़ें, वो वेव्स जो जा रही हैं वो कितने पीरियड में एक वेव को कंप्लीट करती हैं, एक तरंगों के रूप में निकल रही हैं। जो तरंगें निकल, जैसे सीजियम लिया गया, सीजियम 133 लिया गया, ठीक है। सीजियम 133 को हम लेते हैं तो सीजियम 133 के अंदर अगर हम एक पॉजिटिव धनायन कोई भी आयन रखते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे क्या करते हैं, इसको हम बढ़ाते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ये चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन एक ऐसी स्टेट आती है जहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन घूमने की क्षमता कम हो जाती है, जहाँ पर क्या करते हैं वापस स्पेस नहीं बचता है, वहाँ तक क्या होता है कि फिर ये लौटने की कोशिश करता है। जो लौटने की कोशिश करता है तो ये एनर्जी क्या करता है, एनर्जी को फिर ये क्या करता है, इसको फिर से दोबारा देने की कोशिश करता है। जब एनर्जी को देने की कोशिश करता है क्या करता है, ये एनर्जी जब लेता है फिर क्या करता है, फिर अपने चक्रों को पूरा करता रहता है। तो जो ये सीजियम 133 है, जो ये रेडिएशन निकालता है, जो एनर्जी रेडिएट करता है, ये कि जो एनर्जी ये रेडिएट करता है, कि जो एनर्जी रेडिएट करेगा तो ऐसे करेगा कुछ वेव के रूप में, तरंगों के रूप में। जो ये तरंगों के रूप में जो रेडिएशन जब जनरेट करेगा ये, तो रेडिएशन जो जनरेट करता है कितनी करता है, 9192 कहा जाए 9192631970 पीरियड कि अगर कहा जाए कि जो फ्रैक्शन होता है कि जो वेव तरंगें जो जाती हैं
अगर इनको कहा जाए कि जितने पीरियड में ये क्या करता है, कितने पीरियड में, इतने आवर्त में क्या करता है, ये 9 1 90 कहा जाए कि पढ़ा जाए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, तो 9 अरब कहा जाए 19 करोड़ 26,31,970, 9 अरब 19 करोड़ 26,31,970, तो ऐसे लिख सकते हैं 9 करोड़ 19 अरब 26,31,970 पीरियड्स टाइम्स में। और क्या कहता है, रेडिएशन जनरेट करता है, ये रेडिएट करता है ये वेव के रूप में। तो ये जो जितने वेव के रूप में ये रेडिएट कर रहा है, जितनी तरंगे तेजी से इतने पीरियड में तरंगे रेडिएट करता है, तो ये कितने बराबर, किसके बराबर होगा, 1 सेकंड के बराबर होगा। ये लाया गया वैल्यू कि 1 सेकंड हम किसको कह सकते हैं कि अगर कोई भी रेडिएशन जनरेट को जो एनर्जी जनरेट करती है, जो भी वैल्यू वो कितनी करती है, इतने पीरियड्स, दिस वैल्यू पीरियड में क्या करती हैं, जनरेट करती हैं वेव के रूप में तरंगे, तो वो 1 सेकंड के बराबर कही जाएंगे। तो ये टर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर हम कभी भी मंगल ग्रह पे भी जाते हैं, चंद्रमा भी जाते हैं, तो वहाँ भी क्या होती हैं, वो सेकंड क्या होगा, वो समय वही बताएगा। ये इससे ये फायदा मिला कि सीजियम की घड़ी अगर हम पहने हैं, सीजियम धातु की घड़ी अगर है हमारे पास, वो क्या करती है, जो रेडिएशन एनर्जी जो जनरेट करती है इतने पीरियड में, वो 1 सेकंड के बराबर करती हैं। तो अगर वो हम नीचे हैं तो भी वही समय बताएंगी, अगर हम ब्रह्मांड कभी ऊपर गए हैं या किसी ग्रह पर गए हैं तो वहाँ पर भी क्या बताएंगी, 1 सेकंड में इतने ही पीरियड्स बताएंगी, जिससे ये आसान होगा कि हमें कि यहाँ पर अगर 8 बजे हैं या जो समय यहाँ बताएगा वही समय वहाँ भी बताएगा। तो दोनों समय सेम बताएंगे और घड़ी क्या होगी आपकी, चलती रहेगी, समय आपका निश्चित रहेगा। जैसे हम कोई भी चीज़ें पिंड वगैरह भेजना हो या कोई चीज़ हमें यहाँ से रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, भेजते हैं, तो देखते हैं कि अगर इतने समय में वहाँ तक जाएगी, उस ग्रह पर जाना है, ऐसे डायरेक्शन देना है, तो डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो इसका हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज अ फ्रैक्शन, इट इज अ फ्रैक्शन, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ 9192631,970 पीरियड, यही वैल्यू है। इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ 9192631,970 पीरियड, या कहा जाए इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ दिस वैल्यू period of radiation, period of radiation, period of radiation का corresponding radiation of period corresponding of transition between कहा जाए टू हाइपरफाइन्स between two hyperfines head of ground cesium 133 along, ये चीज़ें मिलती हैं। सन 1947 में ये लाया गया। सन 1947 में ये टाइम की परिभाषा दी गई, जो बताया गया कि इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ 9192631,970 पीरियड ऑफ रेडिएशन करेस्पॉन्डिंग ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन्स हेड ऑफ ग्राउंड सीजियम 133 अलॉन्ग। तो अगर कहा जाए कि कोई भी रेडिएशन, कोई भी विकिरण, जब कोई भी एनर्जी जनरेट होती है, निकलती हैं किसी भी सीजियम के धातु के अलॉन्ग, ज़मीन पर भी है या ऊपर भी है, तो वहाँ पर दो तरीके से अगर निकलती है, हाइपरफाइन्स हेड ऑफ ग्राउंड सीजियम 133, यहाँ नीचे भी हम जाते हैं, कभी ऊपर भी जाते हैं, जो उसमें रेडिएशन निकलती हैं, और रेडिएशन कितने पीरियड में जो जनरेट करती हैं, जो वेव के रूप में जाती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, जो वेव के रूप में निकलती हैं, कितनी निकलती हैं, दिस वैल्यू 9192631,970, 9 अरब 19 करोड़ 26,31,970 बार क्या करती हैं, ये पीरियड में क्या करती हैं, फ्रैक्शन करते हुए क्या करती हैं, निकलती है एनर्जी। और ये फ्रैक्शन जो निकलती है, ये जो टाइम्स निकलते हैं 1 सेकंड के बराबर, कि 1 सेकंड में कितने पीरियड निकलते हैं, 1 सेकंड में निकलते हैं 9 अरब 19 करोड़ 26,31,970 पीरियड। इतने समय में 1 सेकंड में निकलती हुई जाती है वेव के रूप में तरंगे, जो किसी भी सीजियम धातु से। तो एक सेकंड किसको माना गया, इतने पीरियड को माना गया।
तो इस घड़ी से क्या फ़ायदा मिला हमें सीजीएम धातु की, अगर हम ज़मीन पर हैं, नीचे भी हैं, तो वो समय वही बताएंगे, अगर हम किसी ग्रह पे जाते हैं तो वहाँ भी वही समय बताती हैं, और आज भी जब हम कलाई में घड़ी पहनते हैं इसी पर आधारित होती हैं। तो ऐसी क्या होता है, पूरे विश्व में, पूरे देश में क्या होता है, समय आपका निश्चित चलता रहता है। सभी जगह क्या होते हैं, घड़ियाँ क्या होती हैं, सेम होती हैं, बस अंतर क्या होता है आपका उसके दिशा का, और उससे क्या बनते हैं कि वहाँ पर कुछ लेट होते हैं समय पर, आधे घंटे यहाँ लेट है, 1 घंटे वहाँ लेट है, ये चीज़ें बताती रहती हैं आपके ये बारे में। ये सेकंड के बारे में बात हुई, समय के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। नंबर 5 क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा इसे कहते हैं, इसे कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 वायर लेते हैं। दोनों वायर क्या हैं, दोनों वायर की लंबाई 1 मीटर है। 2 वायर लेते हैं, दोनों की लंबाई क्या है, 1 मीटर है। दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। दोनों में समान करंट हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। प्लग लगाते हैं, समान धाराएं प्रवाहित करते हैं, और इसमें एक स्प्रिंग लगाते हैं जो इसकी में फोर्स जनरेट करता है। अगर ये फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन अगर मिलता है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन अगर फोर्स प्राप्त होता है तो क्या कहलाएगा, वो 1 एम्पियर के बराबर कहलाएगा। ये निकलता है, सन 1948 में आया इसकी परिभाषा। इसको बताया गया कि अगर 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे 2 वायर में 1 मीटर लंबाई के 2 तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर, यदि उसमें फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगता है धारा प्रवाहित करने पर, समान धारा, तो वह फोर्स 1 एम्पियर के बराबर होगा। जो फोर्स कार्य करेगा वो किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा। ये परिभाषा इससे निकलती है विद्युत धारा की, कि जो ये नई वैल्यू जो इसमें मिलती है, आपको नया डिफाइन करते हैं, जो 1 एम्पियर हम किसको कह सकते हैं, पूरा वर्ल्ड जाने, पूरा विश्व जाने, तो जिसके बारे में बताता है कि 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर लंबाई के 2 तार को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर अगर फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन कार्य करता है तो 1 एम्पियर के बराबर कहा जाएगा। इसमें धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाएगी। कि जब यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। कब, जब 1 मीटर लंबाई में 2 तार 1 मीटर दूरी पर रखे हों, तो जो धाराएं, समान धाराएं प्रवाहित की जा रही हैं, तो उस पर फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का लग रहा है, तो समान धाराएं कितनी होगी, 1 एम्पियर के बराबर होगी। ये डिफिनीशन होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट में 1 एम्पियर की, जिसके मात्रक की। तो 6 नंबर हम बात करते हैं अब अगले यूनिट की। 6 नंबर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जिसे कहते हैं पदार्थ की मात्रा। क्या कहते हैं, पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थ की मात्रा कहा जाए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो मात्रक होता है, मोल होता है। तो मोल हम किसको कहें, एक मोल किसको कहें, ये डिफाइन किया गया कि अगर हम कोई भी नापते हैं, मोल में नापते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस की। कोई पदार्थ को हम नापते हैं तो मोल में नापते हैं। केमिस्ट्री में आपने देखा होगा ना, 9th में पढ़ा होगा, 1 मोल बराबर क्या होता है, 6.023 × 10⁻23 अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। तो उसमें जो अगर 1 मोल को हम नापेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि अगर किसी भी हम गैसेस के परमाणुओं को हम नापते हैं, उनके मोल को नापते हैं, तो उसके जो पदार्थ की मात्रा जो होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस होगा, तो 1 मोल किसको कहेंगे हम, तो 1 मोल ऑफ अ सिस्टम कहा जाए विच कंटेन्स एलिमेंट्री इंट्रीज ऑफ देयर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। सन 1971 में बताया गया कि 1 मोल ऑफ अ सिस्टम 1 mole of a system which contains elementary ऐसे लिखते हैं, 1 mole of a system contains elementary
1 mole of a system contains elementary atoms of their atoms of their atoms of their are elementary entries of there are atoms 0.012 kg in carbon 12। सन 1948 में इसको डिफाइन किया गया। 1948 में कहा गया कि एक मोल जो होगा एक ऐसा सिस्टम कहा जाए कि एक एलिमेंट्री एंट्री जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एटम के किसी परमाणु के कार्बन 12 में 0.012 किलोग्राम का मास दिया जाए, उसको एंट्री किया जाए, अगर कहा जाए तो कितने के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। तो 1 मोल को हम लिखते हैं, 1 मोल किसके बराबर होगा, 1 मोल आवोगाद्रो के बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आवोगाद्रो नंबर के बराबर कहा जाए 1 मोल। तो ये हम मापते हैं, 1 मोल को हम मापते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आवोगाद्रो नंबर के बराबर नापते हैं, जिसकी परिभाषा कहा जाए तो 1 मोल ऑफ अ सिस्टम कंटेन्स एलिमेंट्री एंट्रीज ऑफ देयर आर एटम्स 0.012 kg इन कार्बन 12। तो ये बातें मिलती हैं आवोगाद्रो नंबर के बारे में। इसे हम एन से लिखते हैं, यहाँ से यानी ऐसे। तो इसकी जो 7वीं क्वांटिटी है नोट कर लीजिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस हो गए, जिसकी यूनिट क्या है, मोल है। 1 मोल किसके बराबर होगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, जो पूरा विश्व क्या करता है, पूरा देश इसी पर क्या करता है, पदार्थों को क्या करता है, मापता है या तौलता है, उसको मापन के रूप में, मेजरमेंट के रूप में लाता है। तो इसके बाद बात आती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, 7वां नंबर है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसे हम कहते हैं ज्योति तीव्रता, ये कहते हैं ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक होता है कैंडिला, इसका मात्रक होता है कैंडिला। तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, ज्योति तीव्रता क्या है, तो कहा जाए ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन of a sources that directly monochromatic radiation of frequency 540 into 10 power 11 hertz and that has intensity in that direction of 1 by 683 watt per steradian। कहा जाए कि luminous intensity in a given direction of sources that directly monochromatic radiation of frequency 540 into 10 की पावर 11 hertz and that has intensity in that direction of 1 by 683 watt per steradian। तो ये जो चीज़ें बताती है कि जो इसका जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो तीव्रता होगी, अगर किसी चीज़ को हम जलाते हैं बल्ब में, जैसे आपका जो बल्ब है, जो आपका ये बल्ब एलईडी बल्ब होता है, केवल एक कोणीय प्रकाश देता है, एक यूनिक लाइट देता है ये। तो जो इसका डायरेक्शन होगा, जो कैसे इलेक्ट्रिकली मोनोक्रोमेटिक है, सीधा केवल एक प्रकाश के रूप में निकले, तो काफ़ी हद तक जो आपका एलईडी बल्ब है ये कैसा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है, ये केवल एक प्रकाश के रूप में निकलती हैं। जैसे आपका सूर्य की प्रकाश किरण, उसमें 7 प्रकाश की किरण निकलती है, 7 से अधिक भी निकलती हैं, हम 7 मानते हैं। इसे इंद्रधनुष के रूप में भी कहते हैं ना, 7 प्रकाश निकलती हैं तो विवग्योर के रूप में। लेकिन जो मोनोक्रोमेटिक होती है केवल एक लाइट के रूप में, जैसे कहा जाए एक प्रकाश के रूप में क्या होती है, रेडिएशन करे, एक प्रकाश के रूप में क्या हो, विकिरण के रूप में निकले सोर्सेस, जो स्रोत निकले। तो जो उसकी जो स्रोत निकलेगी, जो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, जो उसमें हम फ्रिक्वेंसी क्या कहते हैं, रेडिएशन ऑफ जो फ्रिक्वेंसी होगी उसकी 540 × 10⁻11 हर्ट्ज की हो, जिसे पीले प्रकाश की लाइट की फ्रिक्वेंसी होती है 540 × 10⁻11। तो जैसे बल्ब के रूप में है, बल्ब की प्रकाश की, पीले प्रकाश की जो फ्रिक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी, कितनी होगी, 540 × 10⁻11 होगी हर्ट्ज। तो 540 × 10⁻11 हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी निकलेगी, वो कहा जाए जो विकिरण के रूप में निकलती हैं,
तो उसकी जो इंटेंसिटी, जो उसकी तीव्रता होगी, जो उसका डायरेक्शन होगा, वो एक स्टेरेडियन में 1/683 वाट पर स्टेरेडियन कहा जाए कि अगर एक स्टेरेडियन में 1/683 वाट पर स्टेरेडियन की डायरेक्शन में अगर कोई भी फ्रिक्वेंसी का जो रेडिएशन देता है, इंटेंसिटी का किसी भी रेडिएशन का जो 5×10⁻11 रूप में हर्ट्ज के रूप में अगर फ्रिक्वेंसी देता है तो क्या कहलाता है, एक कैंडिला के बराबर कहलाता है। तो पहले मोमबत्तियां जलती थी तो मोमबत्ती से क्या मिला आपको, कैंडल मिला, कैंडल से बना आपका यूनिट क्या बना, कैंडिला। तो लिख सकते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी in a given luminous intensity in a given of sources that erectly monochromatic radiation of frequency 540 into 10 की पावर 11, frequency 540 into 10 power 11 hertz, and that has intensity in that direction of 1/68.3 of 68.3 वाट पर स्टेरेडियन की प्रति स्टेरेडियन पर 1/683 वाट की डायरेक्शन के रूप में अगर तीव्रता इन द डायरेक्शन में अगर निकलता, अगर तीव्रता कितनी है 1/683 वाट पर, कितने पर, जो फ्रिक्वेंसी है 540×10⁻11 हर्ट्ज की रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी, एक वर्णी प्रकाश की जो सीधे रूप में क्या हो रही है, निकल रही हैं, किसी ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो एक देता है स्रोत के रूप में, दैट डायरेक्टली सीधे के रूप में कहा जाए, एक वर्णी प्रकाश के रूप में, विकिरण के रूप में अगर फ्रिक्वेंसी कितनी निकलती है 540×10⁻11 हर्ट्ज, और जो उसकी तीव्रता होगी, जो उसकी तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी कितनी होगी, एक स्टेरेडियन में 1/683 वाट पर स्टेरेडियन होगी, जो एक कैंडिला के बराबर कहलाती है। कहा जाता है एक कैंडिला किसके बराबर होगी, 1/683 वाट पर स्टेरेडियन के बराबर होगी। तो एक कैंडिला किसके बराबर लिख सकते हैं, एक कैंडिला बराबर लिख सकते हैं 1/683 वाट पर स्टेरेडियन, वाट प्रति स्टेरेडियन। हमने पढ़ा स्टेरेडियन के बारे में, घन कोण पढ़ा है, उसका मात्रा क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। तो उसमें हमने देखा था कि जो उसका कोण जो बनता था, कोण ले थे, कोण के बाद जो हमने देखा था एक सॉलिड एंगल बना था, सॉलिड एंगल क्या था, ठोस के रूप में एक स्फीयर बना था, स्फीयर में देखा था कि उसका जो बीच का कोण बनेगा क्या कहलाएगा, एक स्टेरेडियन कहलाएगा। और उसने देखा था स्फीयर का अगर 4πr² में बना कोण क्या कहलाता है, एक स्टेरेडियन, और 4πr² में बना कोण कितना कहलाएगा, 4π स्टेरेडियन। तो एक रेडियन क्या हो जाएगा आपका, r² में बना कितना हो जाएगा, 4πr² में 4π स्टेरेडियन। तो यहाँ पर अगर एक स्टेरेडियन में 1/683 वाट अगर एनर्जी की अगर रेडिएशन फ्रिक्वेंसी के रूप में अगर जनरेट कर रहे हैं, तीव्रता निकल रही है, किसके बराबर होगी, एक कैंडिला के बराबर होगी। तो कह सकते हैं कि जो तीव्रता के द्वारा किसी स्रोत के जो तीव्रता में अगर एक स्रोत में दिया गया है, जो तीव्रता द्वारा किसी सोर्सेस के रूप में अगर हम कोई चीज़ें देते हैं, तो जो उसमें से प्रकाश जो रेडिएट करती हैं, निकलती हैं किसी एक प्रकाश के रूप में, एक लाइट के रूप में, केवल एक रंग के प्रकाश के रूप में, तो जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, जो उसकी आवृत्ति होती है 540×10⁻11 हर्ट्ज, और जो उसकी तीव्रता होती है, उसकी तीव्रता की डायरेक्शन 1/683 वाट पर स्टेरेडियन होती है, जो क्या कहलाती है, एक कैंडिला के बराबर कहलाती है। तो ये डिफिनीशन बनता है आपका मूल राशियों को, जो आपके पूरा विश्व इसी पर क्या कर रहा है, कार्य करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ते रहें और अपने सुनहरे भविष्य के रूप में आप कार्यों को करते हुए आगे की ओर चलते रहें। थैंक यू, बाय बाय।